Assalamu alaikum, this is Abdul Munif. In previous lecture we have started our chapter that is force and motion, chapter number 4 of your book. I have told you about the topics that are going to dealt in this chapter, that are laws of motion, tension and momentum. We have gone through laws of motion, and the one thing that is to be dealt in this chapter, it is mass, and second one is weight. What is difference between mass and weight? So in basic, mass is the quantity of matter present in a body. कितनी क्वांटिटी मैटर की किसी बॉडी के अंदर मौजूद है, हम उसको मास कहते हैं. अगर मैं और अल्फाज में कहना चाहूँ तो आवर बॉडी इज बेसिकली composed of tiny particles, atoms, or you can say molecules. molecules के साथ बनती है, एटम के साथ बनती है. तो एटम और मॉलिक्यूल का जो मजमुआ है किसी भी बॉडी के अंदर, बेसिकली उसी को हम मास कहते हैं. एक एटम के अंदर कितना मैटर होगा, फिर जितने भी एटम एक बॉडी के अंदर मौजूद हैं, लेट सपोज आपके हाथ के अंदर 2 लाख एटम मौजूद हैं और एक एटम का मास, एक एटम में जो मैटर मौजूद है दैट इज 1 ग्राम. तो 1000 ग्राम आपके हाथ का वजन हो जाएगा. दैट इज बेसिकली नोन एज मास. सो व्हाट इज वेट? वेट इज फोर्स. इट इज फोर्स, इट इज नथिंग एल्स. ये एक ऐसी फोर्स है, फोर्सेस की बहुत सारी अकसाम आपने पढ़ी, कुछ आगे जाके पढ़ेंगे हम, फोर्स के बारे में खुद भी पढ़ेंगे. तो वेट भी एक फोर्स की किस्म है that is exerted by the earth towards its center. किसी भी बॉडी को वो फोर्स जो अपने सेंटर की तरफ अर्थ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से, वो फोर्स जिस फोर्स से किसी भी बॉडी को जमीन अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज नोन एज वेट. और वेट क्योंकि एक फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास? न्यूटन होगा. ये एक चीज है. फोर्स कोई सी भी हो, अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, नॉर्मल फोर्स हो, वेट हो, फोर्स का नाम जब भी आएगा आपके पास तो फोर्स हमेशा उसका यूनिट वे न्यूटन ही होगा. सेकेंड पॉइंट इज m इज इक्वल टू f अपॉन a. तो किस तरीके से हम इसको पढ़ना चाहें, अगर ये तो मैथमेटिकली हमारे पास एक चीज गिवन है, लेकिन इसको हम अगर पढ़ना चाहें तो किस तरीके से पढ़ेंगे फिजिक्स की जबान में. Mass is basically defined as the acceleration produced in a body due to exerted force. कितनी फोर्स लगाने पे किसी बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन पैदा होती है, इट इज नोन एज मास. किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन ऑन एक्सर्शन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने पर जो पैदा होती है उसको हम मास कहते हैं. अगर मैथमेटिकली मैं देखना चाहूं तो m विल बी इक्वल टू f अपॉन ए. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, f इज इक्वल टू m ओवर ए. तो सॉरी, सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था f इज इक्वल टू m ओवर ए. तो उसी को ही ड्राइव करके ये जो है आपके पास एक नई इक्वेशन बनी है, m इज इक्वल टू f ओवर ए. इसी तरीके से वेट को अगर मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए, इट इज बेसिकली the product of mass and gravity. W is equals to m and g. G is basically gravity, और gravity की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं. gravity एक्सेलरेशन होती है. gravity की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वो वैल्यू होगी आपके पास जब आप एक सी लेवल पे मौजूद होंगे. हम इस लेवल पे मेट्रिक क्लास तक आपके पास नॉर्मल जो पढ़ेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको राउंड फिगर मान लेंगे. वैसे ये 9.812 आगे करके एक पूरी इक्वेशन है, बहुत आगे तक इसकी वैल्यूज हैं, प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज हैं. हम इतना वो नहीं जाएंगे, इसको राउंड फिगर में हम लिखेंगे हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास जो गिवन होगा उसके हिसाब से मैं वेट की वैल्यू निकाल लूंगा. मास आप कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया की किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, मास किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होगा. यहाँ पे अगर मैं इसको नापता हूं, बैलेंस पे रखता हूं, फिजिकल बैलेंस जो आपके पास नॉर्मली देखते हैं आप दुकानों पे, उसमें अगर 1 kg यहाँ पे है तो मैं उसको कहीं और जाके भी नापूंगा तो उसमें वैल्यूज वही आएंगी 1 kg की. मैं उसको जमीन से उठा के चांद पे ले जाऊं, उसकी वैल्यू वही आएगी 1 kg. लेकिन अगर मैं बात करता हूं
वेट की, तो वेट ग्रेविटी पे मैसर करती है और ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती। वो तो हम अजम्पशन करते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सी लेवल पे वैल्यूज हम ले लेते हैं। जितने भी अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्रेविटी की वैल्यू हम सी लेवल पे लेंगे। लेकिन अगरचे मैं एक हाइट पे चला जाता हूं तो हाइट पे ये वैल्यू वही नहीं रहती, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। वो हम आगे अगली क्लासेस में जब जाएंगे तब वो पढ़ेंगे। लेकिन ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल हाइट्स। हाइट के एतबार से आपकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। मास स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आपको किसी भी चीज की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी किस्म की। अगरचे आपसे कोई कहता है कि 1 kg मुझे दाल दे दें दुकान पे जाके, तो वो सिंपली 1 kg उसको दे देगा, ये नहीं पूछेगा कि मैं आपको कहाँ से दाल दूं, लेफ्ट हैंड से दूं या राइट हैंड से दूं, दुकान से बाहर निकल के दूं या दुकान में रहकर दूं। तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन की जरूरत आपको नहीं पड़ती। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेट, तो वेट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैं बात जब कर रहा हूं फोर्स के हवाले से, तो फोर्स के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। और जो चीज डायरेक्टेड होती है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। या आप सिंपली कह दें जो फोर्स होगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका एसआई यूनिट आपके मास का हो जाएगा किलोग्राम में, पहले भी आपको बता चुका हूं, पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। और क्योंकि वेट एक फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन होगा, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा और मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस जो आप दुकानों में नॉर्मली देखते हैं, बाहर रेड़े वालों के पास देखते हैं, वो दैट इज नोन एज फिजिकल बैलेंस। कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इट इज नॉट मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा नॉर्मली जो है काफी जगहों पे आपको मिल जाता है। उससे बेसिकली हम वेट को नापते हैं, उससे मास नहीं नापा जाता, मास नहीं तोला जाता। इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन हाइट। जैसे मैंने आपको कहा था, हाइट के चेंज होने से ग्रेविटी चेंज होगी, और जब ग्रेविटी चेंज होगी, क्योंकि ये ग्रेविटी पे मैसर करती है चीज, तो वेट भी आपका चेंज होता रहेगा। ओके, ये कुछ आपके पास डिफरेंसेस हैं मास एंड वेट में। इसके सवाल कभी कभी आ जाता है कि डिफिनेशन बताने के लिए बोला जाता है। जब आप डिफाइन करेंगे किसी भी चीज को, आपको कहा जाता है कि डिफाइन करें, तो डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट लिखेंगे। डिफाइन का सवाल आएगा तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, उसमें कभी कभी 5 टर्म्स आ जाती हैं, कभी कभी 3 टर्म्स आ जाती हैं। तो जब भी किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी गई होगी, डिफाइन करने के लिए कहा गया होगा, तो उस डेफिनेशन में आप 3 चीजें लिखेंगे, याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी। सेकंड वन के उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, और थर्ड वन उसका यूनिट, और वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। अगर कोई चीज इसमें नहीं है, लेट सपोज क्वांटिटी का आपको नहीं पता, तो कम से कम 3 चीजें आप लिखेंगे उसके, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला एंड उसका यूनिट। ये 3 चीजें वो हैं जो आपको लिखना बहुत जरूरी है सिर्फ डेफिनेशन के अंदर नंबर पूरे लाने के लिए। लेकिन एक और सवाल आ जाता है कि डिफरेंशिएट करें डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो डिफरेंस के लिए जब आएगा तो मिनिमम आपको 5 डिफरेंसेस लिखने होंगे। यहाँ पे आपके पास 6 डिफरेंसेस मौजूद हैं, तो इनमें से कोई भी 5 जो आपको याद रहते हैं, लेकिन जो 3 मैंने कहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो डिफिनेशन में जब आएंगे तब भी आप वो 3 लिखेंगे, और डिफरेंसेस में जब आएंगे तब भी वो 3 चीजें आपको लिखनी होंगी। सेकेंड हमारे पास जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेंशन। व्हाट इज टेंशन? टेंशन क्या होती है? टेंशन इज बेसिकली ए फोर्स, ये भी एक किस्म की फोर्स ही है। टेंशन एक स्प्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वायर के अंदर, रॉप के अंदर, इन चीजों के अंदर पाई जाती है। टेंशन किसी भी चीज की अगर मैं बात करूं, इट इज अपोजिट फोर्स दैट इज अपोज टू आवर स्ट्रेंथ, आवर फोर्स। अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूं तो उसके अपोजिट भी जो फोर्स लग रही है एक स्ट्रिंग के अंदर, जो स्ट्रिंग आपके ऊपर लगा रही है, दैट इज नोन एज टेंशन। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये एक लड़का है जो एक्सरसाइज कर रहा है, इसके हाथ में रोप मौजूद है, ये दैट इज बेसिकली इलास्टिक रोप। इलास्टिक होती है जिससे एक्सरसाइज की जाती है। ये जब इसको ऊपर स्ट्रेच कर रहा होगा तो इसके बाजुओं पे जोर लगेगा। इसने जोर किस पे लगाया? इसने तो इलास्टिक पे लगाया, तो बाजू पे किस वजह से जोर लग रहा है आपके ऊपर? दैट इज बेसिकली द फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक रोप।
इस इलास्टिक रोप की वजह से जो फोर्स लग रहा है आपके बॉडी के ऊपर, दैट इज नोन एज टेंशन। एक और सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये एक स्प्रिंग आपके पास मौजूद है, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, आपको लगेगा कि स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस जाने की कोशिश कर रहा है, आपके हाथ के ऊपर जोर लगाएगा, जितना आप खींचते जाएंगे जब तक कि वो स्प्रिंग खराब नहीं हो जाता। खराब होने से पहले क्या होगा, वो कोशिश करेगा अपनी जगह पे वापस आने के लिए और आपके आपके हाथों के ऊपर जोर लगाने की कोशिश करेगा। दैट इज अपोज टू यूर फोर्स। आप तो उसको स्ट्रेच करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे वापस आने के लिए जो फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज बेसिकली नोन एज टेंशन। उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। यहां पे डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग टू द बॉडी इट इज अटैच्ड। किसी भी बॉडी के ऊपर जिस साथ ये अटैच्ड है, उसके ऊपर जो ये फोर्स लगाएगा, दैट इज नोन एज टेंशन। इसी तरीके से क्योंकि टेंशन एक फोर्स है तो इसका यूनिट वही होगा, न्यूटन। एंड टेंशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी के साथ। कैपिटल टी के साथ इसको हमेशा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम टेंशन की कुछ जो है हमारे पास यहाँ पे टेंशन को ड्राइव करने के लिए दो हम एग्जांपल्स करेंगे। दो कंडीशन है हमारे पास, जिस कंडीशन के थ्रू हम टेंशन और एक्सेलरेशन को ड्राइव करते हैं एक स्ट्रिंग के थ्रू, तो वो करेंगे हम इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।